हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है पढ़ाई पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप बेहतर भी होंगे। हाँ, आज अपन लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी के अगला टॉपिक। उसमें है सत्ता की साझेदारी की क्यों ज़रूरी है। तो आपको पता है सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक हम लड़ाई को या फिर एक मतलब कि सत्ता की साझेदारी इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि दो समुदायों के बीच में एक टकराव की बात ना आए। तो इसमें देखो, इस पे दो तर्क दिए गए हैं। पहला तर्क क्या दिया गया ये समझो। पहला दिया सत्ता का बंटवारे ठीक है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। मतलब कि अगर किसी को अगर बराबर कर दिया जाएगा, सत्ता की साझेदारी हमेशा उसको बराबर से मौका दिया जाएगा, उसके लिए उस पे क्या कहते हैं, फिर उनके बीच एक टकराव नहीं होगा, एक लड़ाई का कारण नहीं बनेगा। क्योंकि ये छोटी छोटी लड़ाई आगे चल के हिंसा का रूप ले लेती है। तो आपको पता ही है कि ये आगे चल के अगर बहुसंख्यक जो होते हैं, बहुसंख्यक जो होते हैं, पूरी बात देखो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पे है। बहुसंख्यक जो होते हैं वो अगर जब अल्पसंख्यक पे अपना ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना शुरू कर देंगे, अपनी मनमानी करवाएंगे, तो एक समय तक तो ठीक लगेगा। ये कुछ समय के लिए तो ये बेहतर है, ठीक है, इसको फ़ायदा है। मगर एक समय के बाद इसको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये कब तक आदमी बर्दाश्त करेगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये एक हिंसा का रूप पकड़ेगा और ये पूरी लड़ाइयाँ इसके ऊपर ही चल जाएंगी और विरोध का कारण बनेगा, जिसकी वजह से ये अपना वर्चस्व खो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए कहा जाता है कि सत्ता को बंटवारा ज़रूरी हो जाता है एक समय के बाद। जैसे कि आपने देखा, ये एक बेल्जियम और क्या श्रीलंका का उदाहरण आपने देखा है कि उसमें श्रीलंका ने क्या यही बेवकूफ़ी की ना, उन्होंने बहुसंख्यक को ज़्यादा ध्यान दिया और अल्पसंख्यक को नज़रअंदाज कर दिया। एक समय बाद फिर वो क्या है, एक गृह युद्ध का कारण गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया और वहाँ पे लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे, जाना पड़ा देश छोड़कर भी, और पता नहीं कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो पहला तर्क ये दिया गया है कि सत्ता के बंटवारे ठीक है क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। और ये एक दिया सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। समझ रहे हो? ये एक नैतिक तर्क है। एक युक्तिपरक तर्क होता है। इसका मतलब क्या होता है, अब ये समझ लो आप। जब कोई फैसला हम लोग जब कोई फैसला लाभ हानि को समझ कर ले, मतलब हम लोग को पता है कि क्या हमें इसमें कितना लाभ होगा, कितना हानि हो सकती है, ये सब देखते हुए हम अगर कोई फैसला लेते हैं तो उसको एक युक्तिपरक तर्क कहेंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो आपको ये क्लियर हो गया सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। क्योंकि हम लोग को एक मतलब कि लड़ाई को बचाना है। अपने मतलब जो जिनको जुताई जरूरत है, अल्पसंख्यक जो है या फिर बहुसंख्यक जो है, उनको मतलब कि कभी ये ना रुकना चाहिए कि आपस में मतभेद का कारण बने कोई। सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी हो जाती है। तो अगला देखो, ये तो ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या आता है, सत्ता की साझेदारी के रूप। देखो सत्ता की साझेदारी के रूप में देखो कई चीज़ें, जैसे कि पहला है कि शासन के विभिन्न अंग। शासन के देखो कई अंग होते हैं। एक होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझ रहे हो? शासन के तीन अंग दिया गया है। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। देखो इसे क्या कहते हैं, इसे क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्षैतिज वितरण क्यों? क्योंकि इसमें इन सभी में कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। मतलब कि ये लोग आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी अपनी शक्ति की गलत गलत उपयोग ना कर सके, इसलिए एक दूसरे पर ये ध्यान देते हैं। समझ रहे हो? इन पे क्या कहते हैं, बराबर से ही इनकी शक्तियाँ बटी हुई है। ये अपनी शक्तियों को कभी भी असीमित रूप से, मतलब कि गलत तरीके से ये लोग अपना क्या कहते हैं शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो देखो, इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझ रहे हो? तो ये है शासन के विभिन्न अंग। तो इनकी नियुक्ति कैसे होती है? विधायिका विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। और कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून को लागू करती है। और न्यायपालिका उस कानून को सही रूप से संचालित करने का काम करती है। समझ रहे हो? तो कार्यपालिका ही न्यायपालिका की नियुक्ति करती है। समझ रहे हो? तो कार्यपालिका न्यायपालिका नियुक्ति करती है। और न्यायपालिका जो होती है, कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को अंकुश रखती है। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक लिख सकते हो आप लोग, कार्यपालिका कार्यपालिका
समझ, कार्यपालिका जो है न्यायपालिका को, न्यायपालिका, न्यायपालिका की नियुक्ति करता है। बट फिर न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा, मतलब विधायिका द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उस पर नियंत्रण रखती है। कौन? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका फिर क्या करेगी? इधर आ जाओ आप लोग। कार्यपालिका, कार्यपालिका पर और विधायिका, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रण रखती है। समझ रहे हैं आप लोग? फिर अगला बात क्या आ रही है? और जब इसी को हम लोग कहते हैं नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। समझ रहे हो? इसी को कहेंगे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था। अब उसके बाद देखो सेकंड टॉपिक आता है विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। आप देखो पूरा देश चलाने के लिए एक सरकार होती है, केंद्र सरकार, जो पूरे देश को संचालित करती है। उसको कैसे, उसका बागडोर उसके हाथ में होती है, तो उसको हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं। और फिर उसके नीचे काम करती है राज्य सरकार, जो विभिन्न प्रांतों या क्षेत्रीय स्तरों पे काम करती है। ये अब मतलब कि अब केंद्र सरकार तो एक ही होती है, पूरे केंद्र की होती है। जैसे अपना इंडिया, इंडिया के पीएम जो हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी इस समय में कौन है? मोदी जी। वो अपनी केंद्र सरकार हुई। और अगर आप लोग यूपी से एमपी से हैं तो आप समझ सकते हैं, मगर मैं तो यूपी से हूँ, तो आप यूपी में इतने समय यूपी गवर्नमेंट कौन है? योगी, योगी जी, योगी आदित्यनाथ, वो राज्य सरकार में। तो योगी तो मोदी जी के नीचे ही काम कर रहे हैं। समझ रहे? तो और राज्य सरकार 28 राज्य है अपने देश में, तो हर जगह के सीएम अलग अलग होते हैं। तो वैसे ही अपने मतलब यूपी के सीएम जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, ऐसे ही क्या कहते हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। तो ऐसे कई कई राज्य हैं, 28 राज्य राज करते हैं। उसके बाद स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार क्या होती है? स्थानीय सरकार जैसे तुम्हारी नगर पालिका, क्या कहते हैं पंचायत, नगर पंचायत, ये सब तुम्हारा स्थानीय सरकार में आती है। देखो ये इसके अधीन ये आएगी और इसके अधीन ये, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, मतलब कि एक सबसे उच्च स्तर, ये उच्च 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 स्तर से निम्नतर निम्नतर सरकारों में शक्तियों को बंटवारा। बंटवारा इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर, मतलब कि ऊपर से नीचे तरफ, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर बंटवारा करेंगे। तो ये सबसे मतलब ऊपर से नीचे तरफ आती है। सबसे बड़ी सरकार केंद्र सरकार जो पूरे संघ को संचालित करती है। फिर आती है राज्य सरकार आपकी, जो राज्य पे ध्यान देती है। और उसके बाद स्थानीय सरकार जो नगर पंचायत है जैसे तुम्हारा, और बाकी चीज़ें हैं। अब लास्ट उसके बाद तीसरा आता है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच। अब सामाजिक समूह क्या होता है? जैसे धर्म भाषा के नाम पे मतलब कि अलग अलग समुदाय होते हैं, तो इसके लिए देखो कुछ सामाजिक समूह होते हैं। समझे? कुछ सामाजिक समूह होते हैं जैसे कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, बहुत यार पूरा पूरा यही चीज़ चल ही रहा है इसमें, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। तो वैसे ही इसमें भी होते हैं। जो अल्पसंख्यक है उन लोगों के लिए एक सीटें आरक्षित कर दी जाती है चुनाव के लिए। जैसे कि महिलाएं हैं या फिर क्या कहते हैं कुछ निम्न कैटेगरी कास्ट वाले होते हैं, उनके लिए सबके लिए अलग से चुनाव किया जाता है। और जैसे आपने बेल्जियम में देखा ही है, बेल्जियम का उदाहरण अगर पढ़े होंगे पिछले लेक्चर, तो उसमें देख रहे होंगे कि एक सामुदायिक सरकार हुआ करती थी। सारे वो क्या कहते हैं
बेल्जियम में। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बेल्जियम, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार। ये इसका उदाहरण होगा कि वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जैसे वहाँ पे क्या देख रहे थे, वहाँ पे फ्रेंच कम थे तो उनके लिए क्या कहते हैं सामुदायिक सरकारी, ताकि उनके साथ गलत न किया जाए, शक्तियों का बंटवारा उनके बीच होता रहे। इसके लिए क्या कहता है, वहाँ पे एक सामुदायिक सरकारी थी। इसी तरह क्या कहते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में क्या कहते हैं कभी बहस का विषय न बने, इसलिए वहाँ कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं, मतलब कि जो अल्पसंख्यक है उनके लिए। तो ये था तो आपका तीसरा पॉइंट। तो इस पर आप बना के लिख सकते हैं कि कैसे हम लोग सीट आरक्षित कर देते ताकि भाषा या क्या कहते हैं धर्म के नाम पे जो कम है, मतलब कि अल्पसंख्यक वो उनके बीच में लड़ाइयाँ ना हो। उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है आपका विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन। अब देखो सबसे बड़ी चीज़, एक लोकतंत्र में सबसे जरूरी चीज़ होता है क्या, कि दबाव समूह का होना। मतलब कि जैसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, आज जैसे बीजेपी अगर सत्ता में है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, तो उसके विपक्ष में देखो काफ़ी लोग हैं, एक बहुत मतलब एक या एक से अधिक विपक्ष होते हैं। जैसे कि कांग्रेस है, तो आज देख रहे हो आप लोग, कांग्रेस है, क्या कहते हैं बीएसपी है, ऐसे ही कई वो जो हैं, आम आदमी पार्टी है, बाकी सब ये हैं। तो उनका होना बहुत जरूरत, क्योंकि ताकि ये अपनी मनमानी न कर सके। जो सत्ता में सरकार है, सत्ता में कौन है, मोदी जी हैं, ये अपनी मनमानी न कर सके, ये कुछ भी सबके ऊपर थोप न सके। इसके लिए देखो विरोध करने के लिए क्या होती है, विपक्ष पार्टी होती है, समझे, विपक्ष होता है। विपक्ष का एक लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत कब हो सकता है, जब उसका विपक्ष ज़्यादा मजबूत हो। इसी को हम लोग, इसीलिए लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जरूरत है कि विपक्ष का होना। हाँ समझ रहे हो? विपक्ष में जैसे जानते हो आपने, कांग्रेस है, राहुल जी बहुत फेमस हुए हैं, और क्या कहते हैं तुम्हारी मायावती हैं बीएसपी वाली, वैसे ही यहाँ पे काफ़ी हैं। तो विभिन्न दबाव समूह और आंदोलन, हाँ अब अभी आंदोलन देखो कैसे, वो क्या कहते हैं किसान आंदोलन अभी तक चल रहा था, उनका होने जैसे समय समय, ताकि कोई भी गलत चीज़ें क्या कहते हैं सरकार किसी पे थोप ना दे, इसके लिए आंदोलन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देख रहे किसान कितने दिनों से, आज 1 साल से आप परेशान थे वो लोग, मगर फाइनली एक अच्छा निर्णय आया और उनको क्या कहते हैं उनका कृषि कानून बिल वापस हुआ और वो घर को वापस गया। 700 से अधिक लोग मरे, और कितनी तकलीफ से गुजरे होंगी, सोचो। हम लोग यार आज ठंड में देख रहे हो, ठंड में बाहर बैठते शर्म डर लग रहा है, और वो लोग इतने दिन तक ना कोई छत थी और ना ही घर था, फिर भी वो लोग टिके रहे सिर्फ अपनी मांग को लेकर के, ताकि कि वो अच्छे से गुजारा कर सके, उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। बहुत मेहनत की यार, फिर एक अच्छा निर्णय आया। हाँ, तो विभिन्न दबाव समूह का होने, जैसे कि दबाव समूह राजनीतिक पार्टी है तुम्हारी हो जाती है, राजनीतिक पार्टियां, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं आपको, किसान समूह है, किसान समूह है, और उसके बाद क्या कहते हैं व्यापारी हैं जो व्यापारी इत्यादि, और भी कई लोग, मतलब जितने औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल जितने लोग हैं, ये सब का होना भी जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ये लोग ही होते एक मतलब आंदोलन का अपने विरोध में, मतलब कि आंदोलन का कुछ भी गलत हो रहा है तो कम से कम उसका विरोध कर सकते हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, विभिन्न दबाव समूह और होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्या कहते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप में। हाँ, जब तक इन पे बट ये सब नहीं होंगे तब तक एक अच्छा लोकतंत्र नहीं बन सकता। समझ में आया? तो आज अपन लोग 2 टॉपिक पर बात किए, एक पहले था सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, और सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी में हमने देखा सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि लड़ाइयाँ फिर कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगले देखो सत्ता की साझेदारी का लोकतंत्र की को आत्मा कहा जाता है, ये एक नैतिक तर्क है। नहीं लिखा क्या मैं, ये एक नैतिक तर्क है। और उसके बाद देखो सत्ता की साझेदारी के रूप में पढ़ा, शासन के विभिन्न अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। समझे? कार्यपालिका जो है न्यायपालिका का निर्माण नियुक्त करती है, फिर न्यायपालिका ही विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसे सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब बराबर से है।
यही मतलब ये एक दूसरों पर ध्यान देते कि कोई अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके, उनका सब सीमित इस्तेमाल रहे। इसे सत्ता हाँ, इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, समझ रहे हो? फिर आता है क्या कहते हैं, ये तो हो गया था। हाँ, देखो ये कार्यपालिका पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर नियंत्रण रखती है, कौन? कि न्यायपालिका। इसे ही नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद आता है विभिन्न स्तरों पे बँटवारा, समझ रहे हो? विभिन्न स्तरों पे बँटवारा मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर बँटवारा कहेंगे। जैसे केंद्र सरकार सबसे ऊपर होती है, उसके बाद राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकारें, समझ रहे हो? फिर उसके बाद तुम पढ़ोगे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, समझ रहे हो? तो उसमें आरक्षित चुनाव तो तुमको बताया हूँ मैं। और बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और जबकि श्रीलंका में देखो तो उसमें उल्टा चला, तो उन्होंने क्या कहा, अल्पसंख्यक पे ध्यान नहीं दिया, बल्कि बहुसंख्यक पे ज़्यादा वो किया। परिणाम उन्होंने देखा एक गृह युद्ध के रूप में। उसके बाद विभिन्न दबाव समूहों और आंदोलन, ये इसमें समझ रहे हो, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को होना, किसान समूह, व्यापारी और फिर आदि और भी काफ़ी लोग होते हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक लोकतंत्र में, समझ रहे हो? तो आज के लेक्चर में हमने इतना पढ़ा है। और बाकी आने वाले लेक्चर में अगला टॉपिक आएगा, तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, समझ रहे हो? तब तक के लिए बाय, गुड बाय।